हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है IRT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, ठीक है। अभी तो हाल ही में पॉलिटेक्निक का हम देखें कि अभी फॉर्म ही फिलअप किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आज वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आज का जो सेशन होगा वो सिर्फ केमिस्ट्री पर होगा। मतलब केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का मैंने कलेक्ट किया है और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। उसी लेवल पे आप क्या करिए, अपना तैयारी करिए। 9th और 10th जैसा कि आप जानते हैं क्या IRT पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट है। अगर आप 9th और 10th अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा IRT पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बस आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद फिजिक्स का, फिर मैथ का। मैं देखूंगा कि क्या लेवल है आपका और आप भी देख लीजिए कि लेवल क्या है आपका, ठीक। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि लेवल क्या है और हम पढ़ ले जाते हैं हाई लेवल का और आपका एग्जाम में जो है लो लेवल का आ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका दिक्कत होता है कि हमने तो पढ़ा बहुत ही हाई लेवल का और एग्जाम इतना इजी आ गया है कि हम लोग ये पढ़े ही नहीं, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका, हम PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आप सपोर्ट बनाए हैं उसके लिए हम लोग आपको भरपूर योगदान देंगे। आप घबराइएगा मत कि सर अभी तो वही बोर्ड पुराने में ही पढ़ा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हम लोग आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर धातु में नहीं होता है। देखिए ये जो नाम है आपका जर्मन सिल्वर, नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता होगा या सिल्वर पाया जाता होगा, ठीक। नाम से प्रतीत हो रहा है, लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में जो मौजूद है उसमें क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है जिंक है, उसके बाद कॉपर है, फिर Ag है और क्या दिया है आपका निकिल है। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि Ag के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। Ag के अलावा और कोई नहीं हो सकता या Ag इसमें शामिल होगा। तो लेकिन जो आपको पता है Ag को हम क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, ठीक। यहां पर देखिए जो जर्मन सिल्वर लिखा है, ये देखिए ये सिल्वर लिख तो दिया है लेकिन हमको पता है सिल्वर Ag को कहते हैं, ठीक। लेकिन आपका क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमा दिया है, बस कुछ किया नहीं है। कह रहा है जर्मन सिल्वर धातु में नहीं होता है। मतलब ये जो चारों तत्व दिए हैं, मतलब जो धातु चारों दिए हैं, इनमें से कौन इसमें समाहित नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं Ag ही नहीं समाहित होता, जो बाकी अन्य धातु दिया है या आपके सिल्वर जर्मन सिल्वर में क्या होता है, समाहित होता है, ठीक। तो Ag इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम धातु को रखा जाता है। मतलब जो आपका सोडियम धातु होता है यह किस आयल में रखा जाता है, जिससे कि यह आपको पता है जो सोडियम होता है अगर हम इसे वायुमंडल में लाए तो यह क्या होता है, जल जाता है, ठीक। तो इसको रखने के लिए क्या किया जाता है, आयल प्रयोग किया जाता है। आयल मतलब तेल होता है। किस तेल में रखा जाता है, देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा है इसमें आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है पेट्रोल में, दूसरा कह रहा है मिट्टी के तेल में, तीसरा कह रहा है
जल में, और चौथा कह रहा है परिशुद्ध एल्कोहल में। परिशुद्ध एल्कोहल मतलब वह एल्कोहल जो शुद्ध ना हो, ठीक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें आपका हो जाएगा क्या, मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल जो है आपका ऑप्शन जो है बी है, ठीक है। क्या है, बी नंबर, बी नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक। अब आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है धातुएं चमकती हैं, जो धातु होता है वह चमकती हैं, और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। पहला कह रहा है सुचालकता के कारण, और दूसरा कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, चौथा कह रहा है अपनी पहचान बनाए रखने के कारण। ये बताइए कोई भी धातु जब चमकती है तो क्या अपने धातु की प्रकृति को बताती है कि मैं इस धातु का बना हूं? नहीं। देखिए जब भी, और फिर कह रहा है सुचालकता के कारण, धातु कोई अगर मान लीजिए चमकता है तो हम क्या पता कर पाएंगे कि वह क्या है, सुचालक है कि कुचालक? यह भी नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए जब भी किसी भी धातु को अगर आप देखेंगे, उस धातु की जो चमक होगी वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा, क्योंकि जब भी आप प्रकाश उस पर पड़ेगा तो उसमें कुछ न कुछ चमक होगा, जो चमक होगा वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होगा, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन दिया है वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, तीसरे का आपका बी हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को भी। अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में बायोगैस है। और देखिए यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजी लग रहा होगा या आपको पहली बार दिख रहा होगा। हमारे कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट 9th और 10th से अभी पढ़ के आए हैं उनके लिए तो यह थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि 2020 से 2021 ये जो सत्र है आपका चला ही नहीं है। कॉलेज और कोचिंग भी तो आप पढ़ाई क्या किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में बायोगैस है। क्या, पहला कह रहा है कोल गैस, दूसरा कह रहा है प्राकृतिक गैस, और तीसरा कह रहा है गोबर गैस, और चौथा कह रहा है प्रोड्यूसर गैस। आपको पता है जो कोल गैस होता है, वो कोल गैस तो कोयले के जलने के बाद जो राख बचती है उसमें से जो गैस निकलती है उसे कहते हैं कोल गैस। और दूसरा जो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यही है जो हम और आप यूज करते हैं अपने ऑक्सीजन के लिए, और जो भी वायुमंडल में है वह प्राकृतिक गैस ही है, ठीक। और तीसरा कह रहा है गोबर गैस। हाँ, आपका जो तीसरा है गोबर गैस, सी, चौथे का सी ही होगा। मतलब गोबर गैस जो होता है या क्या, बायोगैस ही होता है, ठीक। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में द्वितीय ईंधन है। क्या, निम्न में द्वितीय ईंधन है। कहने का मतलब 4 ऑप्शन दिया है, और पहला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक गैस, दूसरा कह रहा है कोयला, और तीसरा कह रहा है कोक, चौथा कह रहा है पेट्रोलियम। देखिए जब हम और आप कोयले को जलाते हैं उसके बाद भी राख बचता है, उसी राख क्या है, वो कोक है। उसको देखिए काफी लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी ईंधन को एक बार से दोबारा यूज करते हैं तो वह द्वितीय श्रेणी के ईंधन में आ जाता है, ठीक। यह काम किसमें होता है, कोयले में। अगर आप देखिए जनरली तौर पर लकड़ी जलाते होंगे, लकड़ी जलाने के बाद जो उसमें कोक बचता है, देखो होंगे काला काला, उसका अगर हम फिर से उपयोग करते हैं तो वह दूसरी पद्धति का ईंधन हो जाता है। मतलब एक बार से हम दूसरी बार भी यूज कर ले तो वह क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रणाली का ईंधन हो जाएगा। तो इसमें देखिए बस यही आपका पूछा है कि निम्न में तृतीय ईंधन है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोक हो जाएगा, ठीक। और आपके ऑप्शन में जो मौजूद है वह क्या हो जाएगा, सी ही है, ठीक। पांचवें का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए छठे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा है छठा, कह रहा है एलपीजी गैस का मुख्य अवयव है। कहने का मतलब एलपीजी जो गैस होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, यानी
ये एलपीजी गैस में जो अवयव शामिल होते हैं, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा अवयव है जो शामिल होता है। ठीक है, पहला आपका जो ऑप्शन कह रहा है प्रोपेन है, उसके बाद ब्यूटेन, मेथेन, एथेन। देखिए इसमें क्या हो सकता है, आपको पता है इसमें से जो ज्वलनशील गैस है वह केवल क्या है, ब्यूटेन है। ठीक, तो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर भरा जाता है उसमें ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है या ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है, तभी क्या वह जलने में सहायक होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वह देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग छठे का बी होगा। क्या, छठे का बी होगा। अब हम 7वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रॉकेट किस नियम पर आधारित है। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन फिजिक्स था, मैंने केमिस्ट्री में ऐड कर दिया है। ठीक है, कह रहा है रॉकेट किस नियम पर आधारित है, मतलब कहने का यह है कि जो रॉकेट आपका बनता है यह किस नियम पर आधारित है, मतलब जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है यह किस नियम पर लॉन्च किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो रॉकेट जब भी लॉन्च किया जाएगा आपके न्यूटन साहब के नियम के अकॉर्डिंग ही लॉन्च किया जाएगा। और आपके ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन ऐसे मौजूद हैं जो कि न्यूटन का बात किया गया है, और चौथा ऑप्शन ऐसा है, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब इन्हीं तीनों ऑप्शन जो आपके पहले दिख रहे हैं इन्हीं में से कोई एक है। तो देखिए रॉकेट जब भी लॉन्च किया जाता है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर लॉन्च किया जाता है। और आपको पता है न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम और आप किसी पर जितना फोर्स लगाएंगे, या 10 न्यूटन का अगर मान लीजिए कि मैं दीवार पर फोर्स लगाता हूं तो दीवार भी हमारे ऊपर क्या 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, मतलब जब भी इंजन वहां बर्न करेगा फ्यूल को, तो देखिए पीछे की तरफ आपको धुआं दिखता है। कभी कभी आप आकाश में देखे होंगे तो धुआं, रॉकेट जब उड़ता होगा तो आपको पीछे धुआं दिखता होगा। वह धुआं कहाँ से निकलता है, कहने का मतलब जब फ्यूल जलता है तो फ्यूल के जलने के कारण वह धुआं निकलता है। फ्यूल जिस गति से नीचे की तरफ जलता है या जिस फोर्स के साथ नीचे जलता है उतने ही फोर्स क्या करता है, वह बल्ब जनरेट करता है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स जब जनरेट होगा तो रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा वह न्यूटन के तृतीय नियम पर लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, और आपके ऑप्शन में 2 देकर यहाँ पर यह भी कर देता क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, तो आप क्या करते, क्रिया प्रतिक्रिया का ऑप्शन चूज करते। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं जो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो आपका दिया है क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। क्या, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है थर्मल पावर स्टेशन पर ऊर्जा प्राप्त का साधन है। मतलब जब भी जो भी आप एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, थर्मल पावर प्लांट का नाम सुने होंगे, वहां पर जो बिजली जनरेट की जा रही है, ठीक, वहां पर जो मेन मतलब हम कहें कि प्राथमिक फ्यूल, किस फ्यूल का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है कि मतलब वहां पर बिजली उत्पन्न की जा रही है। कहने का मतलब आप देखे होंगे समुद्र के किनारे वहां पर पानी से भी बिजली उत्पन्न की जाती है, लेकिन यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की बात किया है। थर्मल पावर प्लांट में जो प्राथमिक फ्यूल होता है वह आपका कोयला होता है। क्या होता है, कोयला। कोयलों को क्या किया जाता है, जैसे आप गेहूं को चक्की में पीस कर पाउडर के रूप में बना लेते हैं, वैसे ही क्या किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, कोयले को एक पाउडर के रूप में बना लिया जाता है, फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में उससे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसका प्रोसेस अलग है। जब आप मान लीजिए कि ये एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से क्या थर्मल पावर प्लांट का एक पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। ठीक, तो इसमें जो आपका मेन ईंधन होता है वह क्या होता है, और आपके ऑप्शन में देखिए यह कौन सा ऑप्शन है, तीसरा है। ठीक, कोयला।
ठीक, कोयला इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यह क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और देखिए कि क्या लेवल है, ठीक है, एग्जाम का। 9वां क्वेश्चन कह रहा है साबुन में रेंजीन का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, ठीक। पहला कह रहा है साबुन का भार बढ़ाने के लिए, और दूसरा कह रहा है साबुन की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तीसरा कह रहा है साबुन को चिकना बनाने के लिए, चौथा कह रहा है अधिक मैल निकालने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अधिक झाग और अधिक मैल निकालने के लिए ये जो रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए रेजिन का उपयोग आपको जो नहाने का साबुन होता है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही, मान लीजिए कि जब भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि यह जो है अगर रेजिन का इस्तेमाल अगर नहाने के साबुन में कर दिया जाए तो आपके त्वचा के लिए बहुत ही घातक होगा। क्योंकि यह क्या कर सकता है, आपके त्वचा को मतलब निचोड़ सकता है। कहने का मतलब जब यह मैल काटता है तो आप समझिए कि जब आपका कपड़ा इतना गंदा रहता है तो यह क्या करता है, रेजिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मैल को काटने का काम करता है। तो हमारे कहने का मतलब यह नहाने के साबुन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, कहने का मतलब अधिक झाग और मैल को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में देखिए चौथा ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, 9वें का डी, मतलब अधिक झाग और अधिक मैल निकालने के लिए रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है। साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि, मतलब जब भी आप, अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी जब बात किया रेजिन का जो इस्तेमाल किया जाता है वह कपड़े साफ करने वाले साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ ग्लिसरीन का या जैतून का तेल जब भी साबुन बनाते हैं तो ये तेल और ग्लिसरीन क्यों डाला जाता है, ये देखिए ये जो मटेरियल हैं आपके, ये मटेरियल आपके नहाने के साबुन में डाले जाते हैं। अब ये साबुन में क्यों डाले जाते हैं यही आपसे पूछा है। पहला कह रहा है साबुन अधिक झाग उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा कह रहा है साबुन चमकदार बनाने के लिए, और तीसरा कह रहा है साबुन चिकना तथा मुलायम बने, चौथा कह रहा है साबुन में कीटाणुनाशक गुण आ जाएं। बताइए कि जब भी साबुन आप बनाएंगे और साबुन में कीटाणुनाशक गुण आ जाए तो क्या मतलब रहा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, साबुन में क्या हो जाएगा, साबुन चिकना और मुलायम हो जाएगा, क्योंकि आपके त्वचा के लिए साबुन को क्या चाहिए, मुलायम चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी त्वचा चिकना और मुलायम रहे, तभी आप क्या करते हैं, नहाने के साबुन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी दिया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ या आयल है। कौन सा आयल बूट को पॉलिश करने में किया जाता है। जो आपका चमड़े का जूता होता है, देखते हैं आप मोची के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर पॉलिश कराते हैं, तो कहने का मतलब जो मोची होता है वो किस जो उसमें पॉलिश रहता है उसमें किस आयल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछ लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो इसमें पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक, और आपके देखिए और कह रहा मछली का तेल, तारपीन का तेल, खनिज तेल, मिट्टी का तेल। अब बताइए मिट्टी का तेल इसमें जब शामिल हो जाएगा तो आप जहाँ भी जाएंगे उसका सुगंध तो अच्छा ही रहेगा। तो कहने का मतलब जब भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा तारपीन तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बूट पॉलिश जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तारपीन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके ऑप्शन में यह कौन सा है, डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, क्या, डी ऑप्शन। आइए हम अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए।
जैम बनाने में प्रयोग करते हैं। जैम आप जानते होंगे, जैम बनाने के लिए हम किस फल का इस्तेमाल करते हैं और वह फल की कैटेगरी क्या होना चाहिए, मतलब वह कच्चा फल होना चाहिए कि पका फल। देखिए आपके क्वेश्चन, जैम बनाने में प्रयोग करते हैं, पहला दिया है कच्चे फल का, दूसरा कह रहा है पके फल का, तीसरा कह रहा है सूखापन, सूखापन मतलब सूखे फल का, और चौथा कह रहा है अध पके फल का, मतलब आधा पका हो आधा कच्चा हो। तो देखिए जब भी आप जैम बनाएंगे, अगर आप जैम बना रहे हैं तो आपको हमेशा पूर्ण रूप से पका ही फल लेना है। अगर आप पूर्ण रूप से पका फल नहीं लिए हैं तो आपका जो जैम है वह खराब हो जाएगा। ठीक, जब भी कहने का मतलब यह केमिस्ट्री में क्यों रखा गया, क्योंकि ये केमिस्ट्री का भाग है। ठीक है, क्योंकि जब भी इसे बनाया जाएगा तो इसमें रिएक्शन जरूर होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तभी जाकर आपका जैम बनेगा। इसीलिए आपका रसायन विज्ञान में रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें क्या होगा, जो फल पूर्ण रूप से पका होगा उसी का जैम इस्तेमाल किया जाएगा, जैम बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिख रहा है, दूसरा ही है। ठीक, दूसरा 12वें का आपका बी है। ठीक, 12वें का बी। अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन, मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या है, कहने का मतलब आपके ऑप्शन में देखिए मौजूद है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड, और चौथा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा कह रहा है यह सभी। देखिए ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये आपके क्या हैं, वायु प्रदूषक हैं। कौन से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या हैं, वायु के प्रदूषक हैं, और सल्फर के ऑक्साइड भी वायु के प्रदूषक हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु का प्रदूषक है। तो ये जो आपके ऑप्शन में मौजूद हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों गैस दिया है इसमें सभी क्या होते हैं, वायु के प्रदूषक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो दिया है ये सभी क्या हैं, वायु के प्रदूषक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन का। 14वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 14वां कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण होता है। जो अम्ल वर्षा होती है उसमें किस गैस का अधिक समावेश होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है, पहला कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड का बनना, मतलब सल्फर के ऑक्साइड हो जब अम्ल वर्षा होगी। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बनना, मतलब जब वर्षा होगा तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी शामिल होंगे। तीसरा कह रहा है क्या, H2SO4 HNO3 का बनना, मतलब ये जो H2SO4 होंगे और HNO3 का बनना ये सब क्या होंगे, शामिल होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या होंगे, शामिल होंगे किसमें, अम्ल वर्षा में। तो हम कह सकते हैं आपके चौथा ऑप्शन जो दिया है वही आपका सही होगा। ठीक, ये जो तीनों दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, अम्ल वर्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, आइए आपका लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यही हम देख रहे थे कि अभी हमने जब दिया था, जब हमने पॉलिटेक्निक किया था तो यह आपके हमारे जब मैंने एग्जाम दिया तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हो सकता है आप रिपीट कर दे। यह क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस कांड में जो गैस निकली थी वह गैस कौन सी गैस थी, मतलब भोपाल गैस कांड आप सुने होंगे, वहाँ पर गैस लीक हो गया था जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। वह कौन सा गैस था जो लीक हुआ था। ठीक, पहला कह रहा है अमोनिया गैस, दूसरा कह रहा है मैथिल आइसोसाइनेट, और तीसरा कह रहा है मस्टर्ड गैस, और चौथा कह रहा है यह सभी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें जो गैस लीक हुआ था वह मिथिल आइसोसाइनेट, यह क्या होता है, बहुत ही खतरनाक गैस है जो कि जीव के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। ठीक, और 15वां का जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो यह था भोपाल गैस कांड का जो गैस लीक हुआ था वह क्या है, मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक, तो दोस्तों यह रहा क्या
आपका जो है रसायन विज्ञान का टोटल हमने कलेक्ट किया ये सब क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लीजिए, देखिए यह क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी 50 क्वेश्चन कराया, 15 क्वेश्चन, इसमें से आपको अगर आप शायद एग्जाम देंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा जब जितने भी सेट मैंने पलटा, इन क्वेश्चनों में से 3-4 क्वेश्चन जरूर उस सेट में आए हैं। ठीक, तो आप इसे तैयार कर लीजिए ताकि आपके आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप ये सभी क्वेश्चन हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक, तो यह रहा आपका केमिस्ट्री का सेशन। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके बाद मैथ का भी बात कर लेंगे कि मैथ में कैसा लेवल होता है। ठीक, तो लगता है हमें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मान लीजिए कि आपके मित्र हों वो भी तैयारी करते हो तो उनको भी हमारा जो भी चैनल है उसे लिंक को भेजकर उन्हें भी जोड़कर बता दीजिए कि यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है। और मैं आपको बता दूं 9th और 10th बेस्ट है। अगर आप 9th और 10th अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो IERT पॉलिटेक्निक क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको रोकने वाला आपका साथी ही होगा। सभी स्टूडेंट ही परीक्षा देंगे, कोई टीचर परीक्षा नहीं देगा। ठीक, आपके लेवल के ही होंगे। तो कहने का मतलब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, बस यही है कि आप अपना सिलेबस देख कर पढ़ाई करें बस। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।